हम लोगों ने कल जो बातें की थी एक बार बहुत क्विक रिकैपिचुलेशन करेंगे। यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, जहां पे हमने बातें की थी कि ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रियम, लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। ह्यूमन हार्ट राइट और लेफ्ट दो पार्ट में डिवाइडेड है। राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ये जो सेपरेशन है एट्रियम दाएं और बाएं के बीच में, उसको बोलते हैं सेप्टम। एट्रियम के सेप्टम को बोलते हैं क्या? इंटर एट्रियल सेप्टम। वेंट्रिकल के सेप्टम को बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। राइट साइड में वी हैव वॉल्व जिसमें 3 कस्प है, उसका क्या नाम है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वॉल्व। क्वेश्चन है ये AIPMT 2011 का, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2011 का। बाइकस्पिड वॉल्व हैज अदर नेम, द अदर नेम ऑफ बाइकस्पिड वॉल्व इज मिट्रल वॉल्व। ठीक है, जिन्होंने बुक पढ़ा होगा उन्होंने देखा होगा इस चीज को। मिट्रल वॉल्व इज अदर नेम फॉर द बाइकस्पिड वॉल्व। ओके, मेजर डिस्कशन कल स्ट्रक्चर पे हुआ था और आई एक्सपेक्ट सो, ये उम्मीद करता हूं मैं कि स्ट्रक्चर बहुत क्लैरिटी के साथ आपके दिमाग में बैठ चुका होगा। अगर आप वो पूरा स्ट्रक्चर किसी और को समझा पाते हैं, एनी XYZ, टॉम डिक एंड हैरी, किसी को भी आप समझा पाते हैं कि देखो ऐसा होता है हार्ट, इसमें ऊपर ये 4 चैम्बर्स हैं, ऊपर वाला चैम्बर का ये नाम है, नीचे वाले चैम्बर का ये नाम है, इसमें ये ब्लड वेसल जुड़ा होता है, ये वेना कावा है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी वेन है, ये अओर्टा है, इसमें पेरिकार्डियम होता है। अगर ये बातें बिना किताब की मदद लिए आपके दिमाग में घुस चुका है और ये किसी को आप समझाने में सक्सेसफुल होते हैं, तो ये एक्चुअली एक पहला क्राइटेरिया होगा आपके सेल्फ जजमेंट का कि आपको वो आ गया। आपको आएगा तभी तो आप किसी को समझा पाओगे ना। तो किसी भी टॉपिक में दिस इज वन ऑफ द नाइस मेथड टू हैव अ जजमेंट कि अगर आप कोई चीज किसी को एक्सप्लेन कर पाते हैं ना, दैट्स समथिंग कि यू एक्चुअली नो दैट, तो ट्राई टू डू दैट। तो हमने कल लास्ट में बात की थी बच्चों हार्ट साउंड के बारे में। देयर आर 2 हार्ट साउंड्स, दैट्स लब एंड डब। पहला जो हार्ट साउंड होता है वो देखो, हमने ये भी डिस्कशन किया था कि साउंड की प्रोडक्शन तभी होगी जब होगा क्लोजर ऑफ वॉल्व। वॉल्व के लोकेशन से याद है हम लोगों को, एक तो कस्पिड वॉल्व है जो पाया जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में, और एक होता है सेमीलूनर वॉल्व जो प्राइमरीली पाया जाता है पल्मोनरी आर्टरी एंड अओर्टा की ओपनिंग में। पल्मोनरी आर्टरी एंड अओर्टा की ओपनिंग में। तो जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये बात मुझे आज भी हमें कुछ कुछ टॉपिक्स में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। चैप्टर ही हार्ट का है तो पता हमें तो पूरा अच्छे से होना ही चाहिए। कितना कस्प यहां पे? यहां वेरी गुड। यहां पे सेमीलूनर वॉल्व होगा इन दोनों जगहों पर। उसको मैं 3D में इसकी अपीयरेंस अलग होगी, अभी हम लोग 2 डायमेंशनल व्यू में इसको अगर देख रहे हैं तो कुछ ऐसा होगा। ये जो बीच का रास्ता है वॉल्व के बीच में, यहां से ब्लड बाहर निकलेगा और ये वॉल्व बंद और ओपन हो सकता है। वॉल्व को आप यूं इमेजिन करो कि एक ऐसा दरवाजा है जिसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, आपको खोलने के लिए धक्का देना पड़ता है, बंद नहीं करना पड़ता है। आप इमेजिन कर पा रहे हो? आप धक्का देके खोलोगे वो खुल जाएगा, आप छोड़ के आगे बढ़ जाओगे अपने आप बंद हो जाएगा। ऐसा दरवाजा देखा है आप लोगों ने? हाइड्रोलिक्स लगे होते हैं, स्प्रिंग लगा होता है उसमें। तो वॉल्व ऐसे ही है। ये जो दोनों वॉल्व है ना, ये पुश करने पे ब्लड के प्रेशर से ओपन होगा ताकि ब्लड बाहर निकल जाए। एक बार ब्लड बाहर निकल जाएगा तो अपने आप ये बंद हो जाएगा। ठीक है ना? ये बात यहां के लिए भी एप्लीकेबल है, बट ये दोनों वॉल्व ना ऑलमोस्ट थोड़े बहुत खुले ही रहते हैं, पूरा टाइटली बंद रहते ही नहीं है। ये बात मैंने डिस्कशन में आपको बताया था। यही वजह है कि एट्रियम, दोनों एट्रियम से राइट साइड से डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड, लेफ्ट साइड से ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड नीचे वेंट्रिकल में अपने आप भी आ जाता है। बाकी मतलब
एनसीईआरटी का डेटा कहता है, अगर आपने बुक पढ़ा है घर पे जाकर के, कि 70% का ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल ना बिना वॉल्व खुले आ जाता है। मतलब देखो, ये वॉल्व कब खुलता है? ये वॉल्व खुलता है जब एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है। यस, मतलब एट्रियल सिस्टोल होता है। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। रिलैक्सेशन के लिए क्या वर्ड था? डायस्टोल। तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए वर्ड था सिस्टोल, रिलैक्सेशन के लिए टर्म था डायस्टोल। तो जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये वॉल्व खुल जाएगा, लेकिन ये वॉल्व इतना जोर से बंद था भी नहीं। तो जो ब्लड आता था एट्रियम में, यहां से वीना कावा, यहां पल्मोनरी वेन से, ये थोड़ा 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 होते होते नीचे चला ही जा रहा था खुद से ही। पर जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो जो बचा खुचा 30% ब्लड था वो भी नीचे चला गया। लेकिन ये दोनों वॉल्व ना बहुत टाइटली बंद रहते हैं, बहुत टाइटली। ऐसा नहीं होता कि अपने आप फ्लो होकर ब्लड बाहर निकलेगा। जब ये दोनों वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिस्टोल होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, तो एक प्रेशर बनेगा ब्लड का, और उस ब्लड के प्रेशर से जो धक्का पड़ेगा उससे ये वॉल्व खुलेगा। खुलने में कोई आवाज नहीं आएगी। तो हार्ट साउंड की प्रोडक्शन, अभी हम लोग एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं, बट एक बार मैं दोबारा समझाऊंगा। कल मैंने बोला था हम लोग एक बार दोबारा डिस्कस करेंगे। हार्ट साउंड की प्रोडक्शन में, हार्ट साउंड जो है जिसको हम लोग महसूस करते हैं, धक धक, दैट्स वन साउंड। एक साइकिल में धक इज नॉट वन साउंड, धक धक इज वन साउंड, धक 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 धक। तो ये हार्ट बीट है हमारा। तो हार्ट बीट में जो हमारा दो साउंड है, तो उसको हम लोग टेक्निकल भाषा में कहते हैं लब डब, लब डब, लब डब, लब डब, लब डब। ठीक है ना? तो पहला हार्ट साउंड की प्रोडक्शन होती है बाय द क्लोजर ऑफ दीज कस्पिड वॉल्व। ये जो दोनों कस्पिड वॉल्व हैं, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, ये बंद होते हैं तो पहला हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, जो उतना जोर का नहीं होता। दोनों हार्ट साउंड में अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि स्ट्रॉन्गर साउंड कौन सा है, तो कौन सा स्ट्रॉन्गर है? डब। सेकेंड हार्ट साउंड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट हार्ट साउंड। पहला हार्ट साउंड होगा एट द क्लोजर ऑफ द कस्पिड वॉल्व। अब ये क्लोजर ऑफ कस्पिड वॉल्व कब होगा? ये कस्पिड वॉल्व बंद कब होगा? ये बंद होगा जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब ये दोनों वेंट्रिकल एक साथ सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ब्लड धक्का मार करके इधर निकलेगा। कहां? पल्मोनरी आर्टरी और इधर अओर्टा। तो ब्लड जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत हो रही है ना, तो थोड़ा बहुत ब्लड ऐसा ना हो कि ऊपर चला जाए फिर से एट्रियम में। टू प्रिवेंट दैट, ये दोनों वॉल्व खट से बंद होंगे। ठीक है ना? क्योंकि वॉल्व का मेन काम, ये चौथी बार बता रहा हूं मैं पिछले 3 दिनों में, वॉल्व का मेन काम होता है टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। द मेन फंक्शन ऑफ एनी वॉल्व इज व्हाट? प्रिवेंशन ऑफ बैकफ्लो ऑफ ब्लड। तो ब्लड वापस से वेंट्रिकल से एट्रियम में ना चला जाए। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर रहा होगा, तो जैसे ही वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, आपका ये दोनों वॉल्व क्या होगा? क्लोज। तो जैसे ही वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, कस्पिड वॉल्व क्या होगा? क्लोज, और पहला हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा। कौन सा? लब। ठीक है ना? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, दोनों वॉल्व बंद हुआ ताकि एट्रियम में ना चला जाए ब्लड। लेकिन पूरा का जब ये बंद हो जाएगा तो रास्ता क्या बचेगा ब्लड को बाहर निकलने का? ये ओपनिंग, उधर पल्मोनरी आर्टरी, इधर अओर्टा, और दोनों पे वॉल्व का क्या नाम है? सेमीलूनर वॉल्व। वेरी नाइस, सेमीलूनर वॉल्व। तो इन सेमीलूनर वॉल्व से ब्लड का फ्लो होगा इधर बाहर, और ये जाएगा अल्टीमेटली कहां? लंग्स में, ये जाएगा बॉडी पार्ट्स में। ये सारी बातें कल हुई थी। तो अब ये जो ब्लड के धक्का से, ब्लड के प्रेशर से ये वॉल्व खुलेगा, तो उस टाइम पे कोई साउंड नहीं होगा। दरवाजा खोलने में साउंड नहीं होता, पटकाने का कोई साउंड नहीं होगा। दरवाजा खोलेंगे तो आराम से दरवाजा खुल जाएगा। कोई बोलेगा नहीं, चौं का साउंड होता है। चौं का साउंड तब होगा जब आपके दरवाजे के हिंज में बहुत ज्यादा ल्यूब्रिकेशन नहीं है। आप उसमें मोबिल वगैरह डालेंगे, ऑयल डालेंगे, तो फिर एक्चुअली फ्रिक्शन नहीं रहेगा, तो फिर ये साउंड नहीं होना चाहिए। बट हम कितना भी फ्री दरवाजा हो, जब हम धक्का देके बंद करेंगे तो खट से तो आवाज होगा ही होगा। तो क्लोजर ऑफ वॉल्व पे साउंड निकलता है, ओपनिंग पे नहीं निकलता। ये खुलता है, ये कब खुलेगा? ये कब खुलेगा? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये दोनों वॉल्व खुलेगा। ये कब खुलेगा? जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा। ब्लड के धक्का ही से तो खुल रहा है। तो यहां पे जो ब्लड भरा हुआ था वो धक्का मारा तो ये खुल गया, इसमें जो ब्लड भरा हुआ था उससे धक्का से ये खुल गया। तो ये धक्का जब तक ब्लड का पड़ रहा था, मतलब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन चल रहा था, तो ब्लड बाहर निकल रहा था।
अब जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गया तो धक्का ब्लड ही निकल गया ना बाहर, तो अब ब्लड है नहीं उसमें। तो अब मैंने आपको क्या बताया, स्प्रिंग की तरह दरवाजा है, ब्लड के प्रेशर से ओपन हुआ बट प्रेशर खत्म तो क्या हो गया, वापस से बंद। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये दोनों वॉल्व बंद हुए और ये दोनों वॉल्व खुल गया। अब कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होगा, वेंट्रिकल रिलैक्स, रिलैक्स मतलब डायस्टोल, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल विल बी फॉलोड बाय वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल हुआ तो प्रेशर लगना बंद, प्रेशर लगना बंद तो वैसे ही होगा क्या, इन दोनों वाल्व का क्लोजर, और ये दोनों वाल्व का क्लोजर होगा तो हमारा क्या होगा, सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस। पहला हार्ट साउंड जो है लब, इसके प्रोडक्शन का जो सिचुएशन है वो है, सिचुएशन एक ही है बट इसके प्रेजेंटेशन के दो मायने हो सकते हैं। मैं क्या क्या बता रहा हूं ध्यान से सुनो। ये हार्ट साउंड की प्रोडक्शन होगी एट द क्लोजर ऑफ कस्पिड वॉल्व, या तो ये हम बोल सकते हैं या हम ये भी बोल सकते हैं कि लब साउंड का जो प्रोडक्शन हुआ ये हुआ है जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ है। कॉन्ट्रैक्शन वर्ड नहीं आएगा टेक्निकल टर्म में, क्या वर्ड आएगा, सिस्टोल हुआ है। डब साउंड की प्रोडक्शन होती है बच्चों, इसी सिचुएशन पे आ जाते हैं कि पहला केस होगा क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वॉल्व, या दूसरा भाषा हम ये क्या कह सकते हैं, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इसको ना एक बार कहीं पे लिख लीजिएगा प्लीज, एकदम क्लैरिटी के साथ थोड़ा। वैसे सबको सारी थियोरी लिखी हुई है हर जगह, बुक्स में यू विल फाइंड दैट, बट दिस विल बी हेल्पिंग यू कि एकदम एक जगह ये थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रहेगा तो उससे आपको बेनिफिट होगा। छोटा सा एक टॉपिक आएगा डबल सर्कुलेशन। अभी हम लोग ना अभी जितने भी एनसीईआरटी के सेक्शंस हैं वी विल बी गोइंग थ्रू दैट, मतलब जैसे कि चैप्टर नंबर 18 या 15 जो भी है आपका, तो सेक्शन वाइज डे 1 को मैंने बोला था कि हमारे दिमाग में ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। होल ट्रैक ऑफ द चैप्टर, दैट्स लाइक द फर्स्ट पार्ट वाज ब्लड, सेकेंड पार्ट वाज लिम्फ। ब्लड के अंदर वी हैड द 4 पार्ट्स, क्या क्या, प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ब्लड ग्रुप्स एंड ब्लड कोआगुलेशन या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। उसके बाद हम लोग सर्कुलेटरी पाथवे पे आए थे, तो अभी हम लोगों को पार्ट बाई पार्ट ये सीख लेना पड़ेगा कि व्हाट आर द इंटरनल सेक्शंस जिसको आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ओवरव्यू पूरा ले लेंगे तो फिर वो सारी चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। चलो, तो व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू, कुछ नया नहीं है इसमें, कुछ भी नया नहीं है, बट टर्म सिर्फ नए हैं, टर्म थोड़े ऐड होंगे, नए तो क्या है। देयर इज अ फिनोमेना जो आपको एनसीईआरटी चाहती है कि आप इसको इस तरह से जाने कि व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। इसकी जरूरत हमें हर टॉपिक में पड़ रही है। डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनना है आपको। सिर्फ पहले देखो, कहानी आपको मेरे ख्याल से पता है। कहानी का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे ब्लड होता है कैसा, डीऑक्सीजनेटेड, जिसको ब्लू कलर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ ब्लड कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ऑफ कोर्स, ठीक है ना। और हमारे राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में जो ब्लड होता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। पाथवे हमें पता है कि हमारे बॉडी में डिफरेंट पार्ट से जो ब्लड आता है वो कहाँ आता है, कहाँ आता है, राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में। लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होकर के, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से आता है कौन से चैम्बर में, बाई पल्मोनरी। उसके बाद वो जाता है बाइकस्पिड वॉल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल और यहां से निकल जाता है बाहर। आउटा से कहां जाता है, ये बॉडी सिस्टम्स में जाता है। फिर यहां से डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड राइट एट्रियम में जाता है। अब ध्यान से सुनिए, डबल सर्कुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है दैट टॉक्स अबाउट, इसमें 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा स्टेप कहलाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। कुछ भी नया नहीं है, वही सर्कुलेशन है, उसको हम लोगों को जरा स्टेप बाय स्टेप समझना है। पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक, पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी वर्ड मैंने कल बोला था, क्या मतलब होता है इसका, पल्मोनरी का मतलब है लंग्स। मैंने आपको बोला था कि कहीं पे भी वर्ड पल्मोनरी आएगा यू शुड बी अलर्ट अबाउट कि लंग्स के बारे में बात हो रही है ना। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में एक्चुअली इंक्लूडेड होते हैं, देखो जो 4 चैम्बर्स है ना, इसमें जो डायगोनल चैम्बर्स है ना, ये एक साथ आते हैं, डायगोनल एक साथ आते हैं,
What I mean by that is this कि हमारे पास जब यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा, कहां से? राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा कहां? लंग्स में या पल्मोनरी में। वहां वो क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी से कहां आएगा? कौन लाएगा? पल्मोनरी वेन लाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ पल्मोनरी में जाना, वहां ऑक्सीजनेटेड होना, फिर इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पल्मोनरी से बाई पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम में आना, दिस पार्ट ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। राइट वेंट्रिकल से ब्लड का लंग्स में जाना और लंग से फिर ये लेफ्ट एट्रियम में आना, मतलब ये दोनों डायगोनल हो गए। ब्लड का इतना हिस्सा इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन, और उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आ गया नीचे इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकलेगा, कहां से निकलेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ ऑफ कोर्स आउटा से कहां जाएगा? बॉडी सिस्टम का मतलब समझते हैं आप? बॉडी सिस्टम इज द फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सिस्टम वर्ड आता है ना हर जगह। डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये फिजियोलॉजी इज कॉल्ड सिस्टम, ठीक है ना। तो बॉडी सिस्टम में ब्लड गया और बॉडी सिस्टम के बाद फिर कहां गया? इनटू द राइट एट्रियम। मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से निकला, बॉडी सिस्टम में गया, फिर लौट के कहां गया? राइट एट्रियम में। दिस पार्ट ऑफ द सर्कुलेशन इज कॉल्ड सिस्टेमेटिक। बिल्कुल नहीं वर्ड है, सिस्टम से वर्ड है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, तो पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ओवरऑल तो यही बात थी जो हमने कल डिस्कस किया, अलग से कुछ थोड़ी आया इसमें, बट दैट हैज बीन जस्ट डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। कि एक बार बॉडी सर्कुलेशन, बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जाना, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के ऑक्सीजन का खत्म हो जाना, कौन यूज करेगा? सेल। क्यों यूज करेगा? एटीपी बनाने के लिए। फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का वापस रिटर्न आना हार्ट में, कौन से चैम्बर में? राइट एट्रियम में। तो हार्ट से ब्लड बाहर निकला ऑक्सीजनेटेड वाला, घूम फिर के बेचारा जब डीऑक्सीजनेटेड हो गया फिर से वापस आ गया इनटू द हार्ट। तो इस पार्ट ऑफ सर्कुलेशन को क्या बोलेंगे? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। उसके बाद जब यहां से ब्लड आया, अब एक सर्कुलेशन चल रहा है जहां पे हार्ट धक्का मार के ब्लड को लंग्स में भेज रहा है। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो यहां से निकल के बॉडी सिस्टम में जा रहा है, यहां से निकल के लंग्स में जा रहा है। तो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड का निकलना और लंग्स में जाना, फिर लंग से वापस हार्ट में आना, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। जॉट दिस डाउन क्विकली, फास्ट, रफली कहीं पे, और इसको सीक्वेंशियली ब्रीफली इसको कहीं पे लिख लीजिएगा। सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन आर द टू स्टेप्स ऑफ द डबल सर्कुलेशन। तो हार्ट में ब्लड दो बार आ रहा है, एक बार आया फिर निकल गया, फिर दूसरी बार आया फिर निकला, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। चलो बुक पे आना जरा, एनसीईआरटी बुक प्लीज। सेक्शन 15.3 या 18.3 जो भी आपके एनसीईआरटी बुक पे है वहां पे आप पहुंचे। पहले लिम्फ के आगे हम लोग पहुंच रहे हैं। ये एक छोटा सा पार्ट डिस्कस करते हैं, थियोरेटिकल आई विल बी रीडिंग, और आपका दिमाग, आपका ध्यान पूरा यहीं पे होना चाहिए। हम लोगों ने बात की हार्ट, किसकी हार्ट है? ह्यूमन की, इंसान की। ये 4 चैम्बर्ड है, बट दुनिया में सारे ऑर्गेनिज्म 4 चैम्बर वाले हार्ट के साथ नहीं होते, है ना। ये एक्चुअली इंसान क्या, मैमल्स का हार्ट है ऐसा। इंसान के अलावा जितने और भी मैमल्स हैं, बकरी, गाय, भेड़, घोड़ा, गधा, हाथी, शेर, कुत्ता, बिल्ली भी है ना, they all are mammals, they all have 4 chambered heart. But apart from mammals, amphibians have 3 chambered heart. Amphibians हम उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो जमीन और पानी दोनों पे रह सकते हैं। उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो जमीन पे भी अच्छे से जिंदा रह सकते हैं कंफर्टेबली, और पानी के अंदर भी बहुत अच्छे से रह सकते हैं। आपके दिमाग में बेस्ट एग्जांपल आता है फ्रॉग का। व्हेन यू टॉक या थिंक ऑफ एम्फीबियन, फ्रॉग इज वन ऑफ द वेरी क्लासिकल एग्जाम्पल जिसमें एम्फीबियन को यूज में लिया जाता है। एनीवे, तो एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, जहां पे मामला ये होता है कि 2 एट्रियम होता है बट 1 वेंट्रिकल होता है, ठीक है ना। आपने डाइवर्सिटी पढ़ा होगा ना 11th में, सबसे पहले एनिमल किंगडम नाम का चैप्टर पढ़ा होगा ना, कि पाइसेस नाम का क्लास पढ़ा होगा आपने, जिसमें मछलियां आती हैं।
ऑल द फिश बिलोंग टू अ क्लास कॉल्ड पाइसिस. 5 क्लासेस का अगर मैं नाम याद दिलाऊं आपको, पाइसिस, देन यू हैड द रेप्टाइल्स, रेप्टिलिया, एम्फीबिया एंड एवीज एंड मैमेलिया. मछलियों के पास जो हार्ट होता है उसमें 2 ही चैम्बर होते हैं, ऊपर एक एट्रियम एक वेंट्रिकल. रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट्स होते हैं, और सारे चिड़िया जितने भी बर्ड्स हैं उनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं. ठीक है, तो कम से कम इन 5 क्लास के बारे में हमें पता हो. क्लास पाइसिस हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट, क्लास रेप्टिलिया हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, एम्फीबिया हैज 3 चैम्बर्ड हार्ट, एम्फीबिया हैज 3 चैम्बर्ड हार्ट एक्सेप्ट क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल एम्फीबियन है कि रेप्टाइल है? इट्स अ रेप्टाइल बट इट हैज द एबिलिटी ऑफ एम्फीबियंस. तो 4 चैम्बर्ड हार्ट किसमें किसमें हुआ? एवीज में एंड मैमेलिया में, मतलब बर्ड्स में और मैमल्स में. आज वो पढ़ना शुरू करते हैं. पहले ये थियोरी. The circulatory pattern are of 2 types, open and closed. Circulatory pathway 2 तरह का हो सकता है organisms में, closed circulatory pathway and open circulatory pathway. अभी मीनिंग समझेंगे हम लोग, पहले एक बार पूरे पैराग्राफ को पढ़ लीजिए. Open circulatory system is present in arthropods and mollusca. Phylum, ये सब फाइलम्स है. कीड़े वाला फाइलम है कौन सा? इंसेक्ट्स आता है ना इसमें. हाँ, तो open circulatory system is found in arthropoda and mollusca, in which blood pumped by heart passes through large vessels into open spaces or body cavities, जिसको sinus बोला जाता है. Annelida and chordata have a closed circulatory system in which blood pumped by heart is always circulated through a closed network of blood vessels. This pattern is considered to be more advantageous as the flow of the fluid can be more precisely regulated. 2 बातें लिखी हुई हैं इसमें बहुत सिंपल तरीके से कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, और क्या लिखा हुआ है साथ में कि किस में ओपन है और किस तरह के ऑर्गेनिज्म में क्लोज है. उसके कुछ उदाहरण लिखे गए. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को आप ऐसे समझ लो बहुत सिंपल भाषा में कि इस कमरे के अंदर पानी फ्लो हो रहा है, या मान लो कि इस कमरे के अंदर ना, मान लो नया कंस्ट्रक्शन जब होता है, प्लास्टर होता है, तो थोड़ा आपको दीवारों पे ना पानी वानी डालना पड़ता है ना. तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को आप ऐसे इमेजिन करो कि आपके पास बाल्टी है, जग है, ठीक है, और यहां पे नल है. तो नल से पानी निकाल करके बाल्टी में भर करके अब दीवारों पे ऐसे फेंक फेंक करके डाल रहे हो. इमेजिन हो रहा है आपको? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है कि आपने बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से दीवारों के ऊपर पतला पतला पाइप लगा के रखा है, और पाइप में छोटे छोटे छेद हैं. आपने यहां से नल खोला, सारे पाइप में पानी अपने आप चला गया, और बहुत तमीज के साथ ये पानी दीवार पे ही गिर रहा है. इस फ्लोर पे एक बूंद पानी भी नहीं गिरा. जबकि अगर हम बाल्टी और जग से पानी पटा रहे होंगे तो क्या होगा कि पूरा फ्लोर भी भीग जाएगा. अल्टीमेटली हमें दीवार भिगाना था, दीवार बना है, जमीन पे तो कुछ काम भी नहीं हुआ है, तो जमीन पे पानी डालना भी नहीं था हमें. तो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से दीवारों पर ही पानी रहे, ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में पॉसिबल होगा, जो कि होगा ब्लड वेसल्स की मदद से. अलग अलग तरह का, मोटा ब्लड वेसल, पतला ब्लड वेसल, बहुत पतला ब्लड वेसल, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के फॉर्म में प्रेजेंट होगा. और जहां जहां जितनी जितनी जरूरत है ब्लड पहुंचेगा, जितना जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा ब्लड के पहुंचने का, उस हिसाब से ब्लड पतले पतले पाइप्स के अंदर फ्लो करेगा. इन पाइप्स को क्या बोलेंगे? ब्लड वेसल्स. तो ये ब्लड ना एक क्लोज्ड टिब्यूल्स के अंदर फ्लो कर रहा है, जिनको ब्लड वेसल्स कह रहे हैं. तो इसलिए सर्कुलेटरी पाथवे का नाम क्या है? क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे. ओपन सर्कुलेटरी पाथवे में एक सोर्स ऑफ ब्लड है, हार्ट है, नल है, ठीक है ना, बट बड़ा बड़ा साइनस है, बाल्टी बाल्टी है बहुत सारा, ठीक है. प्रॉपर टिब्यूल्स या बहुत ऑर्गेनाइज्ड ब्लड वेसल्स नहीं है. तो जो छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म है, कीड़ा कितना ही बड़ा हो जाएगा, कीड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, इतना बड़ा कीड़ा तो नहीं हो सकता ना. तो उसके बॉडी में उतनी जरूरत भी नहीं है कि ब्लड वेसल्स का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा हो. तो आर्थ्रोपोडा जो इसमें इंसेक्ट्स आते हैं, उसके अंदर कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है. कॉकरोच को किसी ने कभी मारा हो तो कॉकरोच से लाल रंग का खून नहीं निकलता, because they lack hemoglobin. They don't have a proper hemoglobin present in them
ठीक है ना, उसमें हेमोलिम्फ होता है जो उसका सर्कुलेटरी फ्लूइड है बॉडी का। तो इसलिए हम लोग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाते हैं इंसेक्ट्स में, और किसमें, आर्थ्रोपोड और किसमें, मॉलस्का में। तो ये दो एग्जांपल याद रखना है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का। क्लोज्ड तो सारे एडवांस्ड एनिमल्स में है, ठीक है ना, जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनमें कैसा है, क्लोज्ड। कॉर्डेट्स में शामिल कौन होता है, जिसका वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, जिसमें पांचों क्लास वाले एनिमल्स आएंगे, पाइसेस भी आएगा, रेप्टिलिया भी आएगा, एम्फीबिया भी आएगा, एवीज भी आएगा और मैमेलिया भी आएगा, हम लोग भी आएंगे। ऑल द वर्टिब्रेट्स possess a muscular chambered heart। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, द ऑर्गेनिज्म विद द वर्टिब्रल कॉलम, उनके पास एक हार्ट होगा जो मसल का बना हुआ है, अंदर उसके अंदर चैम्बर्स हैं, आपको याद करना है। फिशेस हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट विथ 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल, ऊपर एक एट्रियम नीचे एक वेंट्रिकल, 2 चैम्बर्ड हार्ट। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल्स के अलावा, हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, जिसमें ऊपर का 2 चैम्बर है, नीचे वाला एक ही चैम्बर है, बड़ा सा वेंट्रिकल है, ठीक है। क्रोकोडाइल रेप्टाइल होने के बावजूद बर्ड्स एंड मैमल्स से रिजेंबल करेगा हार्ट के स्ट्रक्चर में, तो इट पोजेस अ 4 चैम्बर्ड हार्ट जिसमें 2 एट्रियम है, 2 वेंट्रिकल है। इन फिश द हार्ट पंप्स आउट deoxygenated blood which is oxygenated by gills and supplied to the body parts, from where the deoxygenated blood is returned to the heart. In amphibians and reptiles, the left atrium receives the oxygenated blood from the gills and the right atrium gets the deoxygenated blood from the other parts of the body. However, they get mixed up in a single ventricle which pumps out the mixed blood, जिसको आप incomplete circulation कहते हैं, क्योंकि एक ही बार 2 ही चैम्बर है ना, तो एक बार हार्ट के अंदर आया ब्लड, एक बार बाहर निकल गया। हमारे पास 4 चैम्बर है, तो एक बार एंट्री हुई ब्लड की, फिर बाहर निकला, फिर लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए गया, वापस हार्ट के अंदर आया। So that's why double circulation is beneficial. The ventricles pumps it out without any mixing up. That's the 2 separated circulatory pathway are present in these organisms, and these animals have double circulation. Let us study the human circulatory system, और यहां से एक्चुअली कहानी की शुरुआत होती है। मोटे मोटे टर्म्स आपको दिखेंगे, पेरिकार्डियम दिख रहा है आपको, एट्रिया दिख रहा है, वेंट्रिकल दिख रहा है, ठीक है ना, सेप्टम वगैरह का सब जिक्र है, कस्प या फ्लैप का जिक्र है, सारा का सारा। एसए नोड, एवी नोड के बारे में मेंशन किया गया है। उसके बाद हार्ट बीट जो होता है ये 70 से 75 टाइम्स पर मिनट होता है ऑन एन एवरेज, इसको हम 72 टाइम्स कहते हैं, बट 70 से 75 बार होता है 1 मिनट में हमारा हार्ट बीट। कार्डियक साइकिल के बारे में मैं आपको दोबारा एक बार एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम लोग ईसीजी करेंगे। कार्डियक साइकिल भी बात हो चुकी है, बट आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू सीक्वेंशियली। ईसीजी इज द मेन थिंग जो अभी हम लोग बात करेंगे। डबल सर्कुलेशन पे देखो, देखते जाओ, सेक्शन देखते जाओ। डबल सर्कुलेशन पे हमने बात कर लिया है कार्डियक एक्टिविटी का रेगुलेशन और डिसऑर्डर। तो आज जो मेन चीज अभी बात करना बाकी है हमारे लिए वो है ईसीजी और डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। कि आपके पास नई बुक या पुरानी बुक जो भी है 15 पॉइंट है या फिर 18 पॉइंट है, आपको ये अभी याद होना चाहिए कि 15.1 में क्या है, 15.1.1, 1.2, 1.3, 1.4 में क्या है, 15.2 तो लिम्फ है, उसमें कुछ भी नहीं है। 15.3 है, 15.3 में क्या बात शुरू होती है, सर्कुलेटरी पाथवे, तो 15.3 के अंदर आएगा 15.3.1, 15.3.2 is what, circulate cardiac cycle, 15.3.3 is ECG, electrocardiograph, 15.4 is double circulation, 15.5 is regulation of cardiac activity and 15.6 is disorders. तो सब सेक्शन किसके किसके हैं, 15.1 के एंड 15.3 के। 15.1 के कितने सब सेक्शन है, 4। 15.3 के कितने सब सेक्शन है, 3, जिसके अंदर 4 सेक्शंस हैं। प्लाज्मा है, फॉर्म्ड एलिमेंट है, ब्लड ग्रुप है, ब्लड कोआगुलेशन है। 15.2 है लिम्फ, 15.3 है सर्कुलेटरी पाथवे, उसके अंदर 3 पार्ट्स हैं। क्या क्या है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बाद कार्डियक साइकिल, उसके बाद ईसीजी, ठीक है। 15.4 है डबल सर्कुलेशन, 15.5 है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी एंड 15.6 है डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ये कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, ठीक है, बीमारियां जो होती हैं हार्ट और ब्लड वेसल से रिलेटेड। दैट्स द 6th सेक्शन। द नेक्स्ट थिंग आई वांट यू टू नो वुड बी कि कार्डियक साइकिल एक्चुअली क्या है। अब पढ़ेंगे तो कार्डियक साइकिल के अंदर जो बातें आती हैं वो ये है, कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। कार्डियक साइकिल के बारे में थोड़ा ज़रा थ्योरी की बात करेंगे तभी ईसीजी समझ पाएंगे। ऐसा है कि ओवरऑल हार्ट की वर्किंग को टर्मिनोलॉजीज में सिर्फ तोड़ा गया है और कुछ भी नहीं है। जैसे कि
हम लोगों ने कहानी कैसे शुरू की थी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज ब्रॉट टू राइट एट्रियम। बट बाद में हमने कल ये बात सीखा था कि साथ साथ ये भी चल रहा होगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन ला रहा है, विना कावा, और लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन ला रहा है, दोनों एट्रियम में ब्लड आ गया। अब यहां से कहानी शुरू होती है, दोनों चेंबर जब भर गए तो दोनों एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, क्या बोलेंगे उसको, एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल इज फॉलोड बाय, एट्रियल सिस्टोल के बाद क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल कंप्लीट हुआ मतलब ब्लड आ गया एट्रियम से वेंट्रिकल में, एट्रियल सिस्टोल कंप्लीट हुआ, एट्रियल सिस्टोल इज फॉलोड बाय वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्लस एट्रियल डायस्टोल। एट्रियल सिस्टोल हुआ, ब्लड आ गया नीचे वेंट्रिकल में, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा जिसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। लेकिन वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसी दौरान एट्रियम का रिलैक्सेशन भी चल रहा है ना, क्या बोलेंगे, एट्रियल डायस्टोल। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ब्लड आ गया एट्रियम से वेंट्रिकल में, एट्रियल सिस्टोल के बाद होने वाला जो इवेंट है वो है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। बट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे उस दौरान एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन तो खत्म हो चुका है ना, तो कोई भी चेंबर कॉन्ट्रैक्शन की बात क्या करता है, रिलैक्स या डायस्टोल करता है। तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो हो रहा है पहला इवेंट एट्रियल सिस्टोल, पहला इवेंट एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल के बाद जो इवेंट है वो दो इवेंट एक साथ हो रहे हैं, एक ये जो ज्यादा दिखाई दे रहा है वो ये कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, बट उसी लम्हों पे, उसी मोमेंट पे साथ साथ एट्रियल रिलैक्सेशन भी हो रहा है या एट्रियल डायस्टोल भी हो रहा है, कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और एट्रियल रिलैक्सेशन, टेक्निकल टर्म्स में वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड एट्रियल डायस्टोल, ये दोनों एक साथ होता है, ओवरलैपिंग इवेंट है। फिर क्या होगा अगला इवेंट, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर गया तो अब क्या होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर गया तो वेंट्रिकल अब रिलैक्स करेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो दो चैम्बर्स हैं, मतलब दो टाइप के चैम्बर्स है, चार चैम्बर्स हैं, ऊपर दो एट्रियम है, नीचे दो वेंट्रिकल है। तो होना तो ये चाहिए था, समझ हमारा समझ ये कहता है कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन फिर एट्रियल रिलैक्सेशन, फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन फिर वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। बट एट्रियल रिलैक्सेशन और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एक साथ हो रहा है, ठीक है, ये इंतजार नहीं कर रहा वेंट्रिकल, क्योंकि वेंट्रिकल में तो ब्लड भर गया ना, जैसे ही एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ ब्लड पूरा आ गया वेंट्रिकल में। तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के जस्ट बाद वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और एट्रियल रिलैक्सेशन एक साथ हो रहा है। ये बात हजम हो पा रही है आपको? यहां पे तीन वेव है, पहला जिसको हम कहते हैं पी वेव, दूसरा इसका नाम है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, और तीसरा है टी वेव। पी वेव, क्यू आर एस और ये टी वेव, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अलर्ट हो गया समझिएगा। मैंने आपको बताया था कि कल बात हुई थी इस बारे में कि हमारी धड़कन लेफ्ट साइड फील होती है, जबकि हार्ट का लोकेशन सेंट्रली होता है, बीचों बीच होता है। तो हम लोगों ने इसको दो कारणों से जस्टिफाई किया था। एक कारण ये था कि वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो बहुत ज्यादा जोर से कॉन्ट्रैक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि ब्लड को हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक जाना होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, तो जितना जोर का धक्का मारोगे उतना दूर जाएगा ना ब्लड। दूसरी बात थी कि हार्ट हमारा लेफ्ट की तरफ थोड़ा टिल्टेड होता है, दैट्स द रीजन वी फील द हार्ट बीट टुवर्ड्स द लेफ्ट, राइट। तो ऑफ कोर्स एट्रियम में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड को ऊपर से नीचे वाले चैम्बर ही में तो आना है, तो एट्रियम में ना बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, बहुत जोर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता एट्रियम। तो एट्रियम जितनी इंटेंसिटी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, देखो पहली बात तो एक छोटा सा ओवरऑल पहले एक प्रीव्यू समझ लो, ये क्या है, ये है ईसीजी ग्राफ, मतलब हमारा हार्ट प्रॉपर फंक्शनैलिटी कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इसकी असेसमेंट के लिए एक छोटा सा मशीन होता है जो आपके अलग अलग पल्स पॉइंट्स पे लगाया जाता है, यहाँ लगता है, यहाँ लगता है, चेस्ट पे लगता है, ठीक है, नीज पे के नीचे लगता है, एंकल के पास लगता है, छोटे छोटे मशीन्स होते हैं जो चिपका दिया जाता है और आपको लेटने के लिए बोला जाता है। एक मशीन आपके, एक जिंदा बॉडी है आप अगर,
तो आपको आपकी बॉडी में हार्ट बीट चल रहा है, तो हार्ट की फंक्शनैलिटी को एसेस करता है और उसके ऊपर ऐसे ऐसे ग्राफ्स आते हैं। ग्राफ ये बताता है, जैसे एक ग्राफ ये मतलब ये एक यूनिट है, इस यूनिट एक सिंगल यूनिट में 3 वेव दिखने चाहिए, पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और तीसरा टी वेव, ठीक है ना। पहला पी वेव, पी वेव रिप्रेजेंट करता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, जो दिख रहा है आपको हल्का सा उठा, क्या रिप्रेजेंट करता है ये? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या एट्रियल सिस्टोल। क्यू आर एस टी अगला वेव है, उसके जस्ट बाद आया, पी के बाद आया, तो एट्रियल सिस्टोल के बाद अभी हमने बातें की, क्या होता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड एट्रियल डायस्टोल एक साथ। तो जब एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ब्लड आ गया एट्रियम से इनटू द वेंट्रिकल, तो अब वेंट्रिकल भर चुका है ब्लड से दोनों साइड, एक साइड डीऑक्सीजनेटेड एक साइड ऑक्सीजनेटेड। तो अब जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये ब्लड अब धक्का से बाहर निकलेगा। तो इतना जोर का कॉन्ट्रैक्शन है कि वेव की इंटेंसिटी मशीन रीड कर रहा है, इतना ऊपर चला गया पी के कंपैरिजन में, तो ये आपका ऊपर चला गया काफी ज्यादा, क्यू आर एस। उसके बाद जो टी वेव है ये बताता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। There's a term called polarization and depolarization, जिसको आसान भाषा में समझने के लिए यूं समझो, डीपोलराइजेशन हम कहेंगे अगर कोई मेम्ब्रेन रेस्ट से डिस्टर्ब हो गया। सिंपल भाषा में ऐसे समझ लो कि अगर हार्ट है ये रेस्ट पे है, तो ये कहलाएगा ये पोलराइज्ड है, बट ये सिकुड़ गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिस्टोल हो गया, तो सारे मसल्स डिस्टर्ब हो गए। आपको बात समझ आ रही है? कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारे मसल्स, सारे टिश्यूज जो नजदीक नजदीक आ जा रहे हैं ना, तो इस कॉन्ट्रैक्शन या डिस्टर्बेंस या लॉस ऑफ स्टेबिलिटी के लिए वर्ड यूज किया जाता है डीपोलराइजेशन। पी वेव, क्यूआरएस और टी वेव, ये 3 वेव है, ठीक है ना। पहला है पी वेव, जहां पे बात ये होती है कि पी वेव जो होगा दैट इज रिप्रेजेंटिंग एट्रियल सिस्टोल। बट हमने अभी क्या सीखा कि जब सिस्टोल होता है मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो सारे मसल्स क्या होते हैं? डिस्टर्ब। कॉन्ट्रैक्शन में कोई भी चीज सिकुड़ रहा है ना, तो सिकुड़ने के लिए जो टेक्निकल टर्म यूज में लिया जाएगा वो क्या होगा? डीपोलराइजेशन। पोलराइज्ड मतलब रेस्टिंग स्टेट, ठीक है ना। डीपोलराइजेशन सब गड़बड़ हो गया, सब डिस्टर्ब हो गया, सारे मसल्स सिकुड़। एट्रियम में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सारे मसल सिकुड़ गए, उसका वॉल्यूम घट गया, है ना। तो द टर्म यूज्ड फॉर दैट इज डीपोलराइजेशन। और जब हम लोग अब सिस्टोल के लिए ईसीजी में खाली, बाकी जगह पे नहीं, जब ईसीजी के बारे में बात करेंगे ना, तो हम कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल को क्या बोलेंगे? डीपोलराइजेशन। और डायस्टोल को क्या बोलेंगे? रीपोलराइजेशन। डायस्टोल मतलब वापस लौट जाएगा ना सेम स्ट्रक्चर सेम पोजीशन पे, दैट्स कॉल्ड रीपोलराइजेशन। तो देखो अब जब हम लोग टेक्निकल टर्म्स सीख चुके हैं, तो अब इस बात को हम लोग समझेंगे कि पी वेव क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारा जवाब होगा कि पी वेव से हमें रिप्रेजेंटेशन जिस चीज की मिलेगी वो होगी एट्रियल डीपोलराइजेशन, जिसको समझने की भाषा में हम क्या बोल रहे हैं? एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या एट्रियल सिस्टोल बोल रहे हैं, ठीक है ना। क्यूआरएसटी कॉम्प्लेक्स में एक्चुअली हो ये रहा है कि यहां पे हो रहा है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, बट साथ साथ यहां पे छुपे तौर पे, हिडन तौर पे यहां पे एट्रियल रीपोलराइजेशन भी चल रहा है। टी वेव की कहानी आएगी कि यहां पे हो रहा है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन दैट इज कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये जितना भी टर्म रीपोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन लिखा गया है, आई एक्सपेक्ट कि आपको इसका मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होगा? सिस्टोल, एंड रीपोलराइजेशन का मतलब होगा डायस्टोल। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद दिस सीन फ्रॉम अ टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन शो, ऐसा बुक मान के चल रहा है। A patient is hooked up to a monitor machine that shows voltage traces on a screen and make the sound pip 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 pee, तो कहानी खत्म। As the patient goes into the cardiac arrest, ये साउंड ना कांस्टेंट हो जाएगा, धक 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 चल रहा है, तो ये ऐसा वेव सा दिखेगा। देखा आपने ऐसा कुछ? This type of machine is called electrocardiograph। मशीन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ।
जो ऑब्टेन करता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। रिपोर्ट का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये कंफ्यूजन अक्सर हो जाता है बहुत से बच्चों को। दिस डिवाइस विच इज यूज्ड टू ऑब्टेन दिस ग्राफ is called electrocardiogram. So this machine is graph and is used to obtain an electrocardiogram. ECG is a graphical representation of the electrical activity of the heart during a cardiac cycle. कार्डियक साइकिल में क्या होता है? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल। क्योंकि वेंट्रिकुलर सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल एक साथ हो गया, यही तीन बात है। तो यही तीन वेव दिखता है। जिस वेव में दो बातें आई, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और एट्रियल रिलैक्सेशन, ये दोनों साथ में हुआ ना, तो ये वेव इतना ऊंचा उड़ गया बीच वाला। तो ECG is a graphical representation of the electrical activity of the heart during the cardiac cycle. To obtain a standard ECG, a patient is connected to the machine with 3 electrical leads. ऐसा जरूरी नहीं 3 हो, और भी ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है। वैसे नॉर्मल मेंशन किया गया है कि 3 छोटे छोटे वायर्स होंगे जो आपके हाथ पे और आपके एंकल पे लगाएंगे। 1 to each wrist, दाएं और बाएं। रिस्ट मतलब कलाई, ठीक है। तो यहां एक लगेगा, यहां एक लगेगा, एक लगेगा एंकल पे। एंकल मतलब फीट के ऊपर जो यहां पे ऐसा निकला हुआ है ना हड्डी, क्या बोलते हैं उसको? दैट्स कॉल्ड टार्सल्स, मेटाटार्सल्स। तो हमारे इसको बोलते हैं एंकल। यहां पे जो हड्डी निकली होती है ना इस साइड, दैट्स एंकल, ठीक है। तो वहां पे भी अगर कभी आप अपना थंब लगाएंगे तो वहां पे भी आप पल्स फील कर सकते हैं, एट्रियल प्रेशर फील होगा। तो खैर, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे जहां पे भी हम पल्स महसूस कर सकते हैं, मशीन का ये लीड्स लगाया जाएगा। फॉर अ डिटेल्ड इवैल्यूएशन ऑफ द हार्ट्स फंक्शन, मल्टीपल लीड्स आर अटैच्ड टू द चेस्ट रीजन एज वेल। हियर वी विल टॉक अबाउट अ स्टैंडर्ड ECG। वैसे ECG के भी बहुत से टाइप्स होते हैं। ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये एक स्टैंडर्ड ECG का रिप्रेजेंटेशन है। ईच पीक, ये जो वेव सा उठ रहा है उसको पीक बोल रहे हैं। ईच पीक इन ECG इज आइडेंटिफाइड विद अ लेटर P से लेके T तक सीक्वेंशियली, P, Q, R, S और T। अब यहां से मेन कहानी है, जो बात याद रखना है वो यहां से शुरू हो रहा है कि P वेव से क्या पता चलता है, Q, R, S से क्या पता चलता है और T वेव से क्या पता चलता है। पढ़िए, P वेव रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन या डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। दोनों एट्रिया, एट्रियम सिंगुलर है, एट्रिया प्लूरल है। जब राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम दोनों की बात कर रहे हैं तो वी आर यूजिंग द टर्म एट्रिया। तो P वेव क्या बता रहा है? एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन, ऑल्सो नोन एज एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या एट्रियल सिस्टोल। So, अगला पैरा, the QRS complex represents the depolarization of the ventricles, which initiates the ventricular contraction. The contraction starts shortly after the Q. The contraction starts shortly after Q and marks the beginning of the systole. T wave represents the return of the ventricle from the excited to the normal state, जिसको क्या बोलेंगे आप? Repolarization या दूसरे भाषा में diastole. Very good. The end of the T wave marks the end of the systole. अब बात यह है कि इससे पता क्या चलेगा डॉक्टर को? इससे ये पता चलेगा कि P वेव कितना ऊंचा जा रहा है या जितना जाना चाहिए उससे भी कम जा रहा है हाइट में। अगर ये ना ग्राफ पेपर पे ऑब्टेन होगा, ठीक है ना, इसमें छोटे छोटे बॉक्सेस बने होंगे ताकि थोड़ा बहुत भी फ्लक्चुएशन होगा तो वो रीडेबल हो, वो दिखाई दे, वो समझ में आ जाए। एक कार्डियोलॉजिस्ट देखेगा या फिजिशियन देखेगा तो उसके बाद समझ में आएगी कि आपका एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कॉम्प्रोमाइज्ड है या QRS कॉम्प्लेक्स में कोई परिवर्तन दिखाई दिया। क्या क्या परिवर्तन हो सकता है? ऊंचा नीचा हो सकता है, चौड़ा भी हो सकता है। चौड़ा होगा मतलब क्या हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? चौड़ा होने का क्या मतलब हुआ? टाइम ज्यादा लग रहा है, एक्स एक्सिस पे टाइम आ रहा है, वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है? इंटेंसिटी, कितना जोर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। मेरी बात समझ आई आपको? इस वाई एक्सिस पे ये कितना ऊंचा जा रहा है, ये आ रहा है। तो अगर ये P वेव मान लीजिए कि ये इतना जा रहा है, जाना चाहिए था ब्लू वाले लाइन पे, तो ये वाई एक्सिस पे पता चल रहा है ना, मतलब ये हो रहा है कि आपका एट्रियम ना बहुत जोर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब डॉक्टर कारण ढूंढेगा क्यों। पहली बात, आपको कोई दिक्कत हुई तब तो आप डॉक्टर के पास गए ना। चलते फिरते क्या शौक है आपको 1000 रुपए का फीस देने का? जाके कार्डियोलॉजिस्ट का फीस तो 1000 मिनिमम होगा। तो किसी को शौक पड़ा हुआ है, देखिए तो सब ठीक ठाक है कि नहीं। ऐसे तो कोई जाता नहीं है यूजुअली। कोई दिक्कत हुई तो डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर ने चेक किया क्या दिक्कत है भाई, तो डॉक्टर ने ECG किया, P वेव बढ़ा हुआ आया। ये तो एक धक धक में 0.8 सेकंड में इतना आ गया, अगला धक धक, अगला धक धक, अगला धक धक, पूरे सीक्वेंस में आएगा ये।
एक लंबा सा रोल पेपर में आता है ये, अगर किसी ने देखा है तो। डॉक्टर ने जज किया पी वेव जो है ना वो राइज्ड, ऐसा उठा हुआ है पी वेव, मतलब नॉर्मल से ज्यादा है, मतलब एट्रियम में बहुत जोर से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि आपके एसए नोड से जो इंपल्स निकल रहा है, एसए नोड याद है कल बात हुई थी, पेस मेकर ऑफ हार्ट, तो उसको जोर से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है एट्रियम को। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि इंपल्स बहुत ज्यादा जोर से नहीं आ रहा है, तो आपको कॉन्ट्रैक्शन जोर से करवाना पड़ रहा है। दूसरा, ये जो आपका वॉल्व है ना, कस्पिड वॉल्व, ये जाम जैसा हो गया है। इमेजिन हो रहा है आपको, दरवाजा बड़ा आसानी से खुलता था, हल्का सा धक्का मारने पे अभी पूरा ताकत लगाना पड़ रहा है खोलने के लिए। जाम अगर हो जाएगा तो ये जाम कैसे हो गया भाई? जाम, जंग लग गया क्या उसमें? ऑफ कोर्स अटक सकता है, ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, कहीं पे उसकी ओपनिंग के प्रोसेस में ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है, ठीक है, इंटैंगल्ड हो गया है वो कॉर्डेट टेंडानी के साथ में भी, ठीक है। कॉर्डेट टेंडानी ये पतले पतले कॉर्ड्स होते हैं जिससे कस्पिड वॉल्व अटैच रहता है, डायग्राम में बना हुआ है बुक में। तो अगर ये सारी दिक्कतें हैं तो डॉक्टर को पहले तो कारण पता चलना चाहिए ना दिक्कत का, तो पी वेव का ऊपर जाना ये सारी बातें बताएगा। मान लीजिए कि ये वेव, ये जो हमारा QRS है, ये ऐसा हो गया और फिर ये टी वेव हुआ, तो ये जो इतना फैल गया, इसमें जो फैलाव है ये बताता है कि आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ना पहले होता था खटखट, मतलब एकदम कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, अभी कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स, ज्यादा टाइम लगा कॉन्ट्रैक्शन में, मतलब मसल स्पाज्म हो सकता है आपके हार्ट में। हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्शन बड़ा स्लो हो पा रहा है और बॉडी को जरूरत ज्यादा है, ड्यूरेशन बढ़ गया है। इस पे परकिंजे फाइबर्स पे सवाल उठता है कि कंडक्शन वेंट्रिकल में आसानी से नहीं हो पा रहा है, जो एसए नोड इंपल्स जेनरेट कर रहा है ये पहुंच नहीं पा रहा है वेंट्रिकल्स के मसल्स तक। ये बात हायर लेवल पे, ये सब एनसीईआरटी आपको नहीं बोल रहा है, 11th में नहीं पढ़ना है, मैं आपको जनरल बातें बता रहा हूं कि ईसीजी से डॉक्टर को ये आइडिया लगेगा आपके ईसीजी रिपोर्ट देख करके कि अगर हार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम फील हो रही है तो उसके क्या रीजंस पॉसिबल हैं, बेसिक ईसीजी से। आप समझ रहे हैं थोड़ी बहुत बात? आपको एग्जाम में क्या आएगा, पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, क्यूआरएस क्या रिप्रेजेंट करता है, टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है। डबल सर्कुलेशन में एनसीईआरटी एक छोटी सी बात और बताता है आपको, उसके बाद फिर हम लोग पहुंचेंगे अगले सेक्शन में। देखो छोटी सी बात है ब्लड वेसल के बारे में, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, 3 तरह के ब्लड वेसल्स है ना। आर्टरी की कहानी ऐसी है बच्चों कि इसमें ना एक नॉर्मल ब्लड वेसल, जैसे कि अभी हमने बनाया था ना आर्टरी में कौन सा बना, पल्मोनरी आर्टरी, याद है आपको? पल्मोनरी आर्टरी कौन से ब्लड वेसल, कौन से चैम्बर से निकलता है? राइट वेंट्रिकल से निकलता है, ये ब्लड को लेके जाता है हार्ट में, है ना। हमने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया पल्मोनरी आर्टरी का, मान लीजिए छोटा सा ब्लड वेसल है, कोई आर्टरी है। अब इस आर्टरी को आप ऐसे पाइप की तरह इमेजिन करो, अंदर से हॉलो खोखला। मैं अगर इस पाइप को ऐसे करके कट कर रहा हूं और आपके सामने ऐसे कर दे रहा हूं, इमेजिन करो अंदर से हॉलोनेस है, तो इसके अंदर कोई थिकनेस दिखाई देगी, मतलब आपको रफली ये कुछ यूं दिखाई देगा आपके सामने से देखने से, जूम करके बड़ा कर ले रहे हैं। तो बच्चों आपकी बुक कहती है ना कि इसमें 3 परत होता है। एक तो ये हो गया, बहुत इजी है इसको याद भी रखना, एक लेयर ये हो गया, एक लेयर हो जाएगा इसके बाहर का, और एक और लेयर हो जाएगा इसके और बाहर का। आपको याद ये रखना है कि ये जो लाल वाला लेयर है इसका नाम है ट्यूनिका इंटिमा, सबसे अंदर वाला। बीच वाला का नाम है ट्यूनिका मीडिया, मिडिल में है, और बाहर वाले का नाम है ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिला आपको? दिस इज कॉल्ड ट्यूनिका इंटिमा, इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। ये जो बीच वाला येलो वाला लेयर है, दिस इज कॉल्ड ट्यूनिका मीडिया, एंड दिस आउटर मोस्ट वन इज कॉल्ड ट्यूनिका एक्सटर्ना। एक्सटर्नल से वर्ड एक्सटर्ना, इंटरनल से वर्ड है इंटिमा, दोनों के बीच का मीडिया। नॉर्मली कोई भी ब्लड वेसल 3 लेयर से बना हुआ है। आर्टरीज वेन्स के कंपैरिजन में ना ये थिकनेस में थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि आर्टरीज में जो ब्लड है ना वो ज्यादा प्रेशर से फ्लो करता है, तो उस प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए जो दीवारें होती हैं आर्टरीज की वो थोड़ी थिक होती हैं। वेन्स में, और ये जो थिकनेस है ना ये ट्यूनिका मीडिया पे डिपेंडेंट है, बीच वाला लेयर पे। तो वेन्स में ट्यूनिका मीडिया थोड़ा पतला है, आर्टरीज में ट्यूनिका मीडिया भी उतना ही मोटा है जितना मोटा ट्यूनिका इंटिमा है। तो ये वेन दिख रहा है कि आर्टरी दिख रहा है? वेन दिख रहा है, एक टिपिकल वेन है जहां पे आपको ट्यूनिका मीडिया नैरो दिख रहा है इन कंपैरिजन टू ट्यूनिका इंटिमा एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना।
कहां पढ़ना है? डबल सर्कुलेशन. द ब्लड फ्लोज स्ट्रिक्टली बाय अ फिक्स्ड रूट थ्रू द ब्लड वेसल. कौन से दो बेसिक ब्लड वेसल्स हैं? आर्टरीज एंड वेन्स. बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन्स कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स. द इनर लाइनिंग ऑफ द स्क्वामस एंडोथेलियम, जिसका नाम क्या है? ट्यूनिका. ट्यूनिका इंटिमा. अ मिडिल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर, जिसका नाम क्या है? ट्यूनिका मीडिया. क्या नाम है? ट्यूनिका मीडिया. एंड द एक्सटर्नल लेयर जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, जिसमें के अंदर स्ट्रेंथ होती है, कोलेजन फाइबर्स भी होंगे, दैट्स कॉल्ड ट्यूनिका एक्सटर्ना. अगला लाइन लिखा हुआ है कि ट्यूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन इन वेन्स. वेन्स में प्रेशर कम होगा ना, वेन्स नीचे से ऊपर ब्लड को लेके जा रहा है, धीरे धीरे ब्लड फ्लो कर रहा है. बट जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो धक्का और प्रेशर से ब्लड बाहर निकलता है. आर्टरीज में, आर्टरी कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, वेन्स कैरीज द ब्लड इनटू द हार्ट. आप लोगों ने नर्वस सिस्टम पढ़ लिया ना, और एंडोक्राइन भी पढ़ लिया होगा. चैप्टर का नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. नर्वस सिस्टम ही बोलेंगे आम भाषा में उसको. और एंडोक्राइन सिस्टम में क्या है? केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या इंटीग्रेशन. चैप्टर नंबर लास्ट एंड सेकेंड लास्ट. अगला सेक्शन जो है हमारा 15.5, उसमें उसकी ज़रूरत है आपको. तो मोटी मोटी मैं बात बताता हूँ, चूंकि आपको दिखाई दे रहा है इतना बड़ा पैराग्राफ है, छोटा सा 5-6 लाइन है उसमें सिर्फ. तो वो अगर पढ़ा हुआ है तो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा. तो ध्यान से सुनो मेरी बात. आपको पार्ट्स ऑफ ब्रेन बताया गया होगा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, सेरेबेलम, पॉन्स, वेरोलाई एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा, है ना, जो पीछे पार्ट पे होते हैं. याद है आपको? मेडुला ऑब्लोंगाटा का ही एक्सटेंशन स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है, जो आपके वर्टिब्रल कॉलम से होता हुआ पूरे रीढ़ की हड्डी में, पूरे बैकबोन में ट्रैवल करता है. सवाल ये है कि जो हमारा सेक्शन है, 5वां सेक्शन, क्या नाम है उसका? रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी. एक्टिविटी का रेगुलेशन. तो कार्डियक एक्टिविटी के रेगुलेशन में 3-4 पॉइंट्स, ज्यादा कुछ भी नहीं है. मैं आप यहाँ उसको बताऊंगा आपको, 1, 2, 3 आप लिख लेंगे. सबसे पहला पॉइंट तो ये कि कार्डियक एक्टिविटी, हार्ट का काम करने का जो कंट्रोल मैकेनिज्म है, ये हार्ट खुद रेगुलेट करता है. ये कल बात हुई थी इस बारे में कि हार्ट मायोजेनिक नेचर का है. लिवर मायोजेनिक नहीं है, किडनी मायोजेनिक नहीं है, आंख मायोजेनिक नहीं है, हाथ मायोजेनिक नहीं है. ये सब क्या है? न्यूरोजेनिक. क्या है ये? ये नर्व, ब्रेन से नर्व भेजेगा मैसेज तो मेरा हाथ काम करेगा. मेरा हाथ यहां है, मेरे ब्रेन से इंफॉर्मेशन आया मेरे हाथ को उठाने के लिए, मैंने मन में सोचा तो हाथ उठा पाया. मैं हाथ में पेन लेकर के लिख रहा हूं कुछ, तो मेरा ब्रेन मुझे बता रहा है, मुझे मान लो लिखना है, मुझे कुछ लिखना है, मुझे लिखना है कार्डिया. तो मेरे ब्रेन ने मुझे स्पेलिंग बताया पहले कार्डिया का, किसमें CARDIA आएगा. फिर मेरे ब्रेन ने बताया C ऐसे लिखा जाता है, D ऐसे लिखा जाता है, C ऐसे लिखा जाता है, और D और C अलग अलग होता है. ये बचपन से सिखाया गया है हम लोगों को, तो हमारे ब्रेन में ये इंफॉर्मेशन फीडेड है. तो मेरा हाथ वैसे वैसे चलेगा खुद जैसा मेरा ब्रेन इंस्ट्रक्शन दे रहा है. तो मेरे हाथ की मूवमेंट क्या कहलाएगी? न्यूरोजेनिक. मेरे हाथ की पूरी एक्टिविटी न्यूरोजेनिक है. ब्रेन इंस्ट्रक्शन देगा तो हाथ मूव करेगा. ब्रेन इंस्ट्रक्शन देगा तो मेरे सामने रखा हुआ फुटबॉल को मैं किक कर पाऊंगा. तो बॉडी के सारे ऑर्गन न्यूरोजेनिक फंक्शन करते हैं एक्सेप्ट हार्ट. हार्ट के पास खुद के न्यूरल टिश्यूज हैं जिनको हम कहते हैं नोड्स. SA नोड, AV नोड, कल बात हुई थी ना. तो पहला पॉइंट तो ये कि हार्ट पूरी तरह से ब्रेन पे डिपेंडेंट नहीं है. बट ऐसा नहीं कि ब्रेन पे डिपेंडेंट ही नहीं है, मैंने क्या बोला? पूरी तरह से ब्रेन पे डिपेंडेंट नहीं है, पार्शियली डिपेंडेंट है. तो पहला पॉइंट कि एक्टिविटी ऑफ कार्डिया, टॉपिक क्या है? रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी. ये 15.5 है. 5.1 इज ब्लड, जिसके अंदर 4 बातें हैं. 5.2 इज लिम्फ. 5.3 इज सर्कुलेटरी पाथवे, उसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं. 5.4 इज डबल सर्कुलेशन. 5.5 इज जिसके बारे में बात कर रहे हैं. 5.6 इज डिसऑर्डर्स. तो 5.5 है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी. अब रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी का सिंपल भी मीनिंग हुआ. रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? बढ़ाना या घटाना. दैट्स कॉल्ड रेगुलेशन. कंट्रोल बोल सकते हैं रेगुलेशन को. ये बात पहले भी आया था, रेगुलेटर होता है ना पंखे का,
स्पीड बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, दैट्स कॉल्ड रेगुलेटर। तो रेगुलेशन का मतलब भी वही होता है, या तो इंक्रीज करना या तो डिक्रीज करना। क्या? कार्डियक एक्टिविटी। तो हार्ट धक 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 करे कि धक 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 करे, तो ये कंट्रोल कौन करेगा? तो इसमें बहुत सारी बातें आएंगी, कंट्रोल कौन कौन करेगा वो सीखना है हमें। पहला पॉइंट कि हार्ट के पास खुद के नोडल टिश्यूज हैं, इस कारण से हार्ट है मायोजेनिक। दूसरा पॉइंट, आपके मेडुला ऑब्लोंगाटा से कुछ नर्व्स आएंगे, वो इस बात को कंट्रोल करेंगे, जो एएनएस का हिस्सा होगा। तीसरा पॉइंट आएगा कि आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होगा ये। और चौथा पॉइंट आएगा कि एक हार्मोन होता है जिसका नाम अगर आपको याद आ रहा हो, जिसको कहते थे हम लोग इमरजेंसी हार्मोन, एड्रेनलिन, जो एड्रीनल ग्लैंड के मेड्यूलरी रीजन से सिक्रीट होता है। एड्रीनल ग्लैंड याद है आपको? किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है बच्चों, किडनी को बोलते हैं रीनल, किडनी के ऊपर ये ग्लैंड होता है, इसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं कॉर्टेक्स, सेंटर वाले पार्ट को बोलते हैं मेड्यूला। तो एड्रीनल मेड्यूला से रिलीज होता है एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, जिसको आप इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। जब कोई बहुत खुशी की बात होती है या तो बहुत दुख की बात होती है, दोनों केस में ये रिलीज होता है और ये आपकी धक धक बढ़ा देता है। खुशी में भी धक धक बढ़ेगा, डर में भी धक धक बढ़ेगा। तो ये कार्डियक एक्टिविटी रेगुलेशन हुआ ना। अभी आपका नॉर्मल था धक धक, सडनली आ जाता है कि परसों से एग्जाम है आपका, ठीक है, अब बोला गया कि आपके जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सडन डेट दे दिया कि 3 दिन बाद 11th का फाइनल एग्जाम है। आंख भी फटेगा और ये भी बढ़ेगा, थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल बढ़ेगा। तो एड्रेनलिन सडनली इंक्रीज हुआ बॉडी में एंड दैट लेड टू द इंक्रीमेंट ऑफ योर हार्ट बीट। तो दैट्स अ रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। बुक पे आ जाओ, जल्दी से मार्क करेंगे फटाफट कि व्हाट आर द 4 फैक्टर्स दैट रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट या कार्डियक एक्टिविटी। पढ़ना शुरू करेंगे बच्चों ध्यान से अच्छे से। नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, मतलब अंदर अंदर खुद से, इंट्रिंसिकली मतलब इंटरनली, वो खुद से अपना कंट्रोल कर लेता है। दैट इज ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशल मसल्स, नोडल टिश्यूज बोलते हैं उनको। इसी कारण से हार्ट को क्या बोलते हैं, डब्बे में डालो, मायोजेनिक। वो खुद से जेनरेट करता है अपना इंपल्स, इसलिए उसको बोलते हैं मायोजेनिक। मसल जनरेटिंग, मायो मतलब मसल होता है, कि स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगाटा। कि और कहां से कंट्रोल होगा, ब्रेन के कौन कौन से पार्ट से, तो ये हुआ मेडुला ऑब्लोंगाटा, मॉडरेट द कार्डियक एक्टिविटी, ठीक है। तीसरा पार्ट आएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होगा, मार्क कर लीजिए उसको। चौथा पार्ट आएगा पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल्स भी मिलेंगे उसको, नीचे दिखाई दे रहा है आपको। और पांचवा पॉइंट आएगा लास्ट लाइन में, जहां लिखा है एड्रीनल मेड्यूलरी हार्मोन्स। यहां नीचे एरो देकर के लिखिए, एड्रेनलिन की बात की जा रही है। कौन सा हार्मोन? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन इज ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन या 3F हार्मोन भी बोलते हैं इसको। 3F हार्मोन, FFF, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। तो हार्ट के एक्टिविटी को ऑफ कोर्स मायोजेनिक नेचर से हार्ट खुद कंट्रोल करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मेडुला ऑब्लोंगाटा का कंट्रोल है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोल है, और इस हार्मोन का कंट्रोल है, जो कहां से रिलीज होता है, एड्रीनल। हम लोग बात कर रहे हैं किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है, क्या नाम है उसका, एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड से एड्रेनलिन रिलीज हो रहा है, इसलिए मैंने पूछा था। ये टॉपिक अगर आपको पढ़ा दिया गया है बहुत अच्छे से तो मुश्किल नहीं होगी, नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको याद कर लेंगे। ये उतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होने वाला पॉइंट नहीं है। लास्ट टॉपिक, इस पर ध्यान देना है और ये बहुत अलर्ट होकर समझना है आपको। डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट में ना 4 डिसऑर्डर्स हैं जो कॉमन मेजर डिसऑर्डर हैं। नाम पहले याद कर लेंगे, उसके बाद में उसको आपको समझाऊंगा, इस पे थोड़ा ध्यान देना है आपको। पहला है जिसको आप आम भाषा में कहते हैं ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाना, हाइपर टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। ये एक प्रॉब्लम है, एक बीमारी है हार्ट की। दूसरा प्रॉब्लम है जिसको आप कहते हैं CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। मैं भी समझाऊंगा डिटेल में इसका मतलब क्या होता है, फिलहाल आप याद करना है। CAD इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज या एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं इसको। तीसरा डिसऑर्डर इसको आप कहते हैं एंजीना पेक्टोरिस, और चौथे डिसऑर्डर का नाम है हार्ट फेलियर। पहला जो है उस वो बिल्कुल सुना सा है आपका, हाइपरटेंशन, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। टेंशन का मतलब क्या होता है, खिंचाव। टेंशन का मतलब होता है स्ट्रेच या खिंचाव। आपने पढ़ा है मैकेनिक्स में, रस्सी में टेंशन निकाला होगा आपने, इस स्ट्रिंग पे आपने इतना वजन का पत्थर बांध दिया, कितना उसमें टेंशन है। क्या आपके ब्रेन में स्ट्रेच बहुत है, खिंचाव बहुत है, प्रेशर में है
ब्रेन आपका। लिटरली ये गलत टर्म है वैसे यूज में, बट आम भाषा में लोग यूज में लेते हैं, बहुत टेंशन है। तो टेंशन हियर सिंपली मीन्स द काइंड ऑफ स्ट्रेस दैट यू आर फीलिंग। नाउ प्लीज फोकस एंड केयरफुली अंडरस्टैंड। हाइपर टेंशन तब बोला जाएगा जब आपके ब्लड का फ्लो आपके ब्लड वेसल्स में बहुत ज्यादा फोर्सफुली हो रहा है। किसी पाइप में, रबर का कोई पाइप है जिसमें कोई चीज फ्लो कर रहा है, मान लीजिए ब्लड ही फ्लो कर रहा है, तो ब्लड नॉर्मली फ्लो कर रहा है। देखो जब भी कोई फ्लो करेगा कुछ भी एक पाइप से, तो वॉल्स ऑफ पाइप पे प्रेशर लगेगा, उसकी वजह से, फ्लो की वजह से, बोलो ना। तो अगर प्रेशर इतना ज्यादा है, इतना तेज फ्लो कर रहा है कि वॉल्स ऑफ पाइप को ज्यादा धक्का पड़ रहा है, तो इसको आप हाई प्रेशर बोलेंगे। किस चीज का हाई प्रेशर? हाई ब्लड प्रेशर। सिंपल भाषा में ब्लड प्रेशर इज द मेजर ऑफ द फ्लो ऑफ द ब्लड इन आर्टरीज। सारे ब्लड वेसल में नहीं, किसमें? आर्टरी में। ब्लड आर्टरी से, जैसे जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, तो ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट ब्लड मूव्स आउट ऑफ द हार्ट, और आउट ऑफ द हार्ट जाएगा तो ब्लड को कैरी कौन कर रहा है उस टाइम पे? आर्टरीज। यस, आर्टरीज कैरी द ब्लड आउट ऑफ द हार्ट, बोलो ना। आर्टरी कैरीज द ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। तो जब ब्लड हार्ट से बाहर जाएगा इन आर्टरीज, तो इट विल बी अप्लाइंग सर्टेन प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज, है ना। इसी प्रेशर को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर का जो नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए, दैट शुड बी कितना पता है आपको? 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ये 120 और 80 क्या है आपको पता है? 120 जो होता है दैट इज द सिस्टोलिक प्रेशर। कौन सा? एंड दिस 80 ऑफ कोर्स इज द डायस्टोलिक प्रेशर। अगर इसका वैल्यू 120 से लेके 125, 130, 135 तक है, तब तक ठीक है, कोई बहुत घबराने की बात नहीं है। बट अगर ये वैल्यू 140 हो गया या इससे ज्यादा हो गया, और लाजमी है ये भी बढ़ेगा, फिर ये हो गया तकरीबन 100 के आसपास मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, तो इसको आप क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। अगर ये वैल्यू घट करके 100/60 से कम हो गया, तो दिस इज कॉल्ड हाइपोटेंशन। हाइपो मतलब लो या लेस। तो ज्यादा बड़ा ट्रबल क्या है? हाइपरटेंशन। क्योंकि प्रेशर किसी रबर जैसी चीज में ज्यादा लगेगा तो उसके फटने का चांस है, कम लगेगा तो कम से कम ऐसा नहीं कि कोई डैमेज होगा। यह है कि ब्लड धीरे धीरे फ्लो करेगा, कम पहुंचेगा, तो वो एक प्रॉब्लम है। बट अगर ज्यादा ब्लड फ्लो कर रहा है बहुत जोर से, तो इसमें रप्चरेंस के चांसेस हो सकते हैं। यह है पहली बीमारी। क्या है इसका नाम? हाइपरटेंशन। मतलब आपका हार्ट ना इतना जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि बहुत प्रेशर के साथ ब्लड निकल रहा है हार्ट से बाहर, इधर निकल रहा है ओर्टा से, उधर निकल रहा है पल्मोनरी आर्टरी से। इतना जोर का धक्का पड़ रहा है ब्लड का कि जो पाइप में फ्लो कर रहा है वो पाइप थरथरा रहा है, पाइप के ऊपर ना एक्सेसिव प्रेशर लग रहा है। तो अल्टीमेटली देयर इज अ चांसेस कि उसमें डैमेज हो सकता है आगे जाकर के। तो इस बीमारी को कहते हैं हाइपरटेंशन। तो इसका कारण ये होगा कि आपकी बॉडी को डिमांड है बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का। जैसे अगर आपको यहां से मैं बोलूं यहां से दौड़ करके जाओ, आप यहां पीटीसी चौक दौड़ के वापस आओ, तो जब आप दौड़ते हुए जाएंगे और दौड़ते वापस आएंगे तो फिर क्या करेंगे पता है? आप आकर के हाफेंगे बहुत जोर जोर से, नाक से नहीं मुंह से भी सांस लेना चालू करेंगे। नाक से कम पड़ेगा, ऑफ कोर्स आप माउथ से ब्रीदिंग शुरू करेंगे, जिसको आप हाफना कहते हैं। रीजन बिहाइंड दिस वुड बी दिस कि जब आप नाक से सांस ले रहे थे, देखो हुआ कि आप जब दौड़ के गए तो बहुत सारा एटीपी खर्चा हुआ, दौड़ते दौड़ते गए, दौड़ते दौड़ते आए, तो एटीपी खर्च होता गया होता गया होता गया। बट उतना एटीपी बनाने के लिए बॉडी को डिमांड हुआ क्या? ऑक्सीजन का। किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का डिमांड हुआ बॉडी को, तो बॉडी ने ऑक्सीजन का डिमांड किया, तो ऑक्सीजन आप दोगे ना उसको। कहां से दोगे? नाक से सांस लेके दोगे। बट जो नाक से सांस ले रहे हो वो बहुत ज्यादा जा नहीं रहा है, तो आप माउथ से भी ब्रीदिंग शुरू करोगे ताकि ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन जाए। और जब ये ऑक्सीजन लंग्स में गया तो लंग्स बोलेगा लेके जाओ जल्दी जल्दी, तो हार्ट बोलेगा रुको रुको जल्दी जल्दी भेजते हैं ब्लड, तो हार्ट को जल्दी जल्दी बीटिंग करना पड़ेगा। तो जो नॉर्मली 72 टाइम्स की बीटिंग हो रही थी आपकी, ये 100 के आसपास हो गई है। धक 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 बहुत फास्ट हो गया। कब तक होगा ऐसा? आप 24 घंटे थोड़ी हाफोगे,
जब ये सब नॉर्मल हो गया, आप रेस्ट पे आ गए, रेस्ट पे आ गए मतलब एटीपी खर्चा रुक गया। बट अब सांस ले रहे हैं हम लोग, तब तक तो सांस ले ही जा रहे हैं ना, तो सांस लेते 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 और O2 गया, O2 गया और गया और गया और गया, उतना एटीपी बन गया, अब हो गया बैलेंस, तो अब हमारा हाफना रुक गया। सेकेंड डिसऑर्डर की बात करते हैं बच्चों। सेकेंड डिसऑर्डर बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका नाम है CAD। क्या नाम है? कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। एब्रीविएशन में हम लोग लिखते हैं CAD। ध्यान से सुनिएगा और बहुत अलर्ट होकर सुनिएगा। हार्ट का काम तो हम सबको पता ही है, पता है ना? ये बेचारा बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक यहां से ऑक्सीजनेटेड O2 भरा हुआ ब्लड बॉडी सिस्टम्स को भेजता है, हमारे हाथ को, हमारे पैर को, हमारी आंखों को, हमारे ब्रेन को, हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से जाता है। कौन सी आर्टरी से? अओर्टा से। अब अओर्टा आगे जाके बहुत सारे डिविजन्स में डिवाइड हो जाता है। एक जाएगा लिवर में, उसको हम बोलेंगे हेपाटिक आर्टरी, एक जाएगा किडनी में, उसको बोलेंगे हम रीनल आर्टरी, एक जाएगा इंटेस्टाइन में, एक जाएगा आपके स्टमक में, उसको हम लोग बोलेंगे गैस्ट्रिक आर्टरी, ब्रेन में जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे, अलग अलग आर्टरी का बहुत सारा नाम होगा जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाएगा। एक पतला सा ब्रांच निकलेगा इस अओर्टा से और वो आएगा इधर 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 इधर, मतलब हार्ट के दीवारों को भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना, उसको भी तो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना, एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होगा ना। द आर्टरी विच सप्लाइज ब्लड to the cells and the tissues of the heart is called coronary artery। ये coronary artery, ये बेचारा हार्ट, वो ये तो वही बात हो जाएगी ना कि लाइक जो खाना पका रहा है, सबको खिला रहा है, खुद क्या खाएगा? खुद तो भी खाएगा ना खाना, कुछ और थोड़ी खाएगा, वही चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए उसको भी जिंदा रहने के लिए। तो ये अओर्टा के हजारों ब्रांचेस में एक पतला सा ब्रांच है जो वापस ऊपर आ जाएगा और ये ऊपर ऊपर वॉल्स पे फैलेगा, इसको क्या बोलेंगे? कोरोनरी आर्टरी। क्या बोलेंगे? जोर से बोलो, कोरोनरी आर्टरी। याद रहेगी ये बात? कोरोनरी आर्टरी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट कि कोरोनरी आर्टरी हार्ट के टिश्यूज को ब्लड सप्लाई करेगा। कोरोनरी आर्टरी एक पतला सा आर्टरी है, इतना पतला है कि अगर हमारे ब्लड में, वैसे तो ये चीज कहीं पे भी हो सकता है, बट कोरोनरी आर्टरी इतना नैरो आर्टरी है कि अगर हमारे ब्लड में फैट्स या इस तरह की कुछ नॉन डिसॉल्वेबल सब्सटेंसेस का प्रेजेंस हुआ और ये कहीं पे थोड़ा 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 चिपकता गया इंटरनल वॉल्स ऑफ कोरोनरी आर्टरी से, तो ये क्या करेगा? ब्लड फ्लो को ब्लॉक करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, आसानी से ब्लड इसमें बह नहीं पाएगा। आपको हजम हो रहा है? दिख रहा है पीछे से? यहां पे अगर इस तरह से यूजुअली फैट्स, कोलेस्टेरॉल्स, ये सारी चीजें जमा होती हैं, बहुत ज्यादा फैट का कंजम्पशन अगर हम कर रहे हैं और हमारा बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो यहां पे ब्लॉकेज कर रहा है और इस ब्लॉकेज के लिए वर्ड आता है CAD या आर्थेरोस्क्लेरोसिस। क्या वर्ड आता है? अब अगर इसमें ब्लॉकेज आता है, आपका कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है ब्लड के थ्रू, उसका बहाव, उसका फ्लो अगर रुक रहा है या स्लो डाउन हो रहा है, समझ आ रही बात आपको? अगर उसके साथ ऐसा हो रहा है तो हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ढंग से, हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो एटीपी नहीं बनेगा, एटीपी नहीं बनेगा तो आप उसको बोलोगे करो कंट्रैक्ट, करो रिलैक्स, कर पाएगा वो बिना एनर्जी के? तो एक्चुअली इट वुड बी लाइक दिस के द फैक्ट वुड बी कि आपके भाई जो खाना पकाने वाला है उसको भी तो खाना मिलते रहना चाहिए ना, उसको आप बोलोगे भूखे काम करते रहो सुबह से शाम तक, सबका खाना बना बना के देते रहो सबको, सब खाना खा के जिंदा है, यही मर जाएगा एक बार, तो मुश्किल हो जाएगी ना फिर। तो इस बीमारी को बोलते हैं CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। पहले तो ये पता होना चाहिए आर्टरी कौन सा है, ये वो आर्टरी है जो हार्ट के टिश्यूज को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद है एंजीना। CAD का नतीजा होता है एंजीना। अगर किसी को CAD हुआ मतलब ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल रहा है मान लो,
और पैर मांग रहा है, पैर, मैं खड़ा हूं, मान लो मैं बहुत फैट कंज्यूम करता हूं, मतलब चम्मच से घी पीता हूं, हर चीज में मुझे बटर चाहिए, मैं एक्स्ट्रा चीज मांगता हूं पिज्जा और बर्गर में, भैया एक्स्ट्रा चीज, ये लो पैसा और एक्स्ट्रा चीज दो, और मैं बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं कर पाता हूं, फिजिकल एक्सर्जन नहीं है मेरा बहुत ज्यादा, तो इतना सारा फैट जो मैं कंज्यूम कर रहा हूं ये यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। अरे बात समझ? तो अगर आई एम कंज्यूमिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फैट जो मेरा बॉडी ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो ये बॉडी में जम रहा है, ये सिर्फ यहीं जम रहा हो जरूरी नहीं, इधर इधर कहीं भी जम सकता है, किसी भी ब्लड वेसल में एक्यूमुलेशन होगा। सारा डाइजेस्टेड फूड कहां जाता है? ब्लड में। एसिमुलेशन याद है आपको? विलाइज याद है आपको? 10th में पढ़ा था आपने, याद है आपको? इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से विलाइज बोलते हैं, वो पचे हुए फूड को अब्सॉर्ब करते हैं, अब्सॉर्प्शन के बाद वहां से वो बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाता है। तो अगर फैट मैंने बहुत कंज्यूम किया हुआ है जो मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं या यूटिलाइज नहीं कर रहा हूं, तो वो जमा हो रहा है मेरे बॉडी में चर्बी के फॉर्म में, एडिपोज के फॉर्म में। किस फॉर्म में? एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में। तो ये एक्सेसिव मेरे ब्लड के वेसल्स में भी चिपकते हैं। तो अगर ये मेरे वॉल्स में चिपकता है तो ऑफ कोर्स ये ब्लॉकेज कॉज करता है। अगर ब्लॉकेज कॉज हो रहा है मान लीजिए सीएडी में, मतलब कोरोनरी आर्टरी में, ठीक है, और मेरे पैर को, चूंकि मैं खड़ा हूं 2 घंटे से, ठीक है, तो मैं वॉक कर रहा हूं, तो ऑफ कोर्स एनर्जी लग रहा है ना, तो मेरे पैर को एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, पैर डिमांड करेगा हार्ट को, अरे भेजो। हार्ट बेचारा खुद भूखा पड़ा है, भूखा पड़ा है ना, समझ आ रही बात? तो हार्ट को लेकिन फिर भी ऑर्डर मानने के लिए कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ रहा है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है भूखे प्यासे, तो ऑल ऑफ अ सडन क्या होगा, एक टाइम आएगा, तुरंत तो नहीं, विद द पैसेज ऑफ ईयर्स 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 एंड ईयर्स, साल गुजरते 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 आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इतना जोर से दर्द करेगा कि आप ऐसे पकड़ के बैठ जाओगे, बहुत भयंकर पेन, जिसको आम भाषा में आप कहते हैं हार्ट अटैक, बट मेडिकल टर्म में क्या बोलेंगे? एंजीना पेक्टोरिस। एंजीना पेक्टोरिस, एक्यूट चेस्ट पेन। एक्यूट मतलब एक्सट्रीम लेवल का दर्द। दर्द इस कारण से कि हार्ट इस कंडीशन में नहीं है कि अच्छे से काम कर पाए, लेकिन बॉडी डिमांड कर रहा है उसको, भेजो भाई ब्लड। बॉडी को क्या पता वो बेचारा भूखा पड़ा हुआ है, तो वो भेज पा रहा है, वो जब तक जिंदा है तब तक तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर ही रहा है ना, तो वो कुछ कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म में कॉन्ट्रैक्शन होकर के वो स्पाज्म डेवलप हो जाएगा। मस्कुलेचर पढ़ा आपने? एक्टिन मायोसिन मसल वाला चैप्टर पढ़ लिया आपने? मसल स्पाज्म क्या होता है पढ़ा था वहां पे आपने? डिलेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, लोकोमोशन मूवमेंट पढ़े हो ना? सबसे पहले हमने बात की हाइपरटेंशन के बारे में, फिर हमने बात की सीएडी के बारे में। सीएडी का नतीजा क्या होगा? एंजीना पेक्टोरिस। मुश्किल? एंड लास्ट डिसऑर्डर इज हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का मतलब ये नहीं होता है कि काम करना बंद कर देगा, उसको हार्ट अरेस्ट बोलते हैं। 3 बीमारी है, हार्ट फेलियर अलग है, हार्ट अटैक अलग है और हार्ट अरेस्ट अलग है। हार्ट अटैक एंजीना पेक्टोरिस से दर्द होना बहुत तेज, हार्ट अरेस्ट मतलब बंद कर दिया, सरेंडर, बोला भाड़ में जा दुनिया, अब हम तो सुतरे, तो इंसान खत्म, उसको क्या बोलेंगे? हार्ट अरेस्ट। अटैक इज पेन, अटैक इज पेन। फेलियर इज दिस कि हार्ट इज with its best of the abilities trying to push the blood out, but जितनी आवश्यकता बॉडी को है उतना नहीं कर पा रहा, उतना करने में वो फेल हो रहा है, तो चक्कर आएगा, लो ब्लड प्रेशर महसूस होगा, खड़े खड़े गिर जाएगा इंसान। गर्मी के टाइम पे ज्यादा ऐसा होगा, बहुत स्वेट निकल गया बॉडी से, बहुत बॉडी में फ्लूइड की डेफिशिएंसी हो गई और आपको रिक्वायरमेंट है बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई की, और आपका हार्ट वो देने में असक्षम है, इनकेपेबल है, फेल कर रहा है कि आपको प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन दे पाए, हार्ट कमजोर हो गया है, बूढ़ा हो गया है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? हार्ट फेलियर। वहां पे कंप्लीट स्टॉपेज नहीं, कंप्लीट स्टॉपेज कब होगा? हार्ट अरेस्ट में। अपने मूवीज में आम भाषा में सुना है कि हार्ट अटैक एक बार में जान नहीं लेता है, एक बार आया, 2 बार आया, तो दैट्स एंजीना पेक्टोरिस, इट्स पेनफुल, एक्यूट चेस्ट पेन। एंड हार्ट फेलियर में हार्ट काम कर रहा है बट एक बहुत वीक हो गया है अपने पूरे स्ट्रक्चर में, जितने प्रॉपर एफिशिएंटली ब्लड को उसको पुश करना चाहिए था वो उतना नहीं कर पा रहा है, दैट्स कॉल्ड हार्ट फेलियर। पढ़ेंगे जरा हार्ट फेलियर, इसमें तीनों बातें आ जाएंगी जल्दी से फास्ट। द हार्ट फेलियर मींस द स्टेट ऑफ द हार्ट when it is not pumping the blood effectively enough to meet the needs of the body.
It is sometimes called congestive heart failure because congestion of the lungs is one of the main symptom of this disease. सांस लेने में दिक्कत होगी आपको. सांस तो आप ले पा रहे हैं, ऑक्सीजन जा रहा है लंग्स में, बट हार्ट अपना प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि लंग्स भरा हुआ है ऑक्सीजन से. तो आप सांस लेना चाह भी रहे हैं और सांस आ भी नहीं रहा है, तो उसको सफोकेशन बोलते हैं, है ना. दिस डिसऑर्डर इज आल्सो कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर because of the lungs is one of the reason behind this disease. अगला लाइन इंपॉर्टेंट है. हार्ट फेलियर इज नॉट सेम एज कार्डियक अरेस्ट. कार्डियक अरेस्ट कब होगा? when heart stops beating. या हार्ट अटैक. हार्ट अटैक क्या होगा? when heart muscle is suddenly damaged with inadequate blood supply. वो कब होगा? एंजीना पेक्टोरिस में या CAD के वजह से. ठीक है.